हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, सेल पैरामीटर क्या होता है, सेल पैरामीटर में वेरिएशन के आधार पर क्रिस्टल लैटिस के टाइप जो हैं वो कितने होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। सॉलिड स्टेट चैप्टर के जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.7 तक के क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पहले से लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई आर सॉलिड रिजिड। जब हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू किया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। तो सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पहला ही पॉइंट नोट कराया था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के बीच, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स होती हैं, जिसकी वजह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते बल्कि अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स रहती है, इस वजह से सॉलिड जो हैं वो रिजिड होते हैं। तो चलिए लिखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर forces of attraction, the constituent particles in solids cannot move। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो मूव नहीं कर सकते, बल्कि क्या होता है कि वो अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। हाउएवर दे कैन वाइब्रेट their mean position। वो अपनी ही मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, इसलिए सॉलिड जो हैं वो रिजिड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप। इसका भी रीजन सेम ही है। सॉलिड जो है उनका डेफिनिट शेप क्यों होता है? सॉलिड का डेफिनिट शेप इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स रहती है, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनका डेफिनिट शेप होता है। तो इसका भी यही रीज़न है। यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग intermolecular forces of attraction constituent particles have fixed position। So solids have definite shape। मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, और जब पोजीशन फिक्स्ड होती है तो वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनका साइज शेप जो है वो डेफिनेट होता है। ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में हमें इनको क्लासीफाई करना है। कुछ सब्सटेंसेस के नाम हमें दिए हुए हैं, इनको हमें क्लासीफाई करना है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में। जब हमने एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का टॉपिक पढ़ा था तो क्या था वहाँ पर? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिनका क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब एक डेफिनिट ज्योमेट्री होती है, डेफिनिट ज्योमेट्री होती है, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमोर्फस सॉलिड वो होते हैं जिनका कोई भी जो डेफिनिट ज्योमेट्री जिनकी नहीं होती है। तो चलिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन क्रिस्टलाइन है और कौन एमोर्फस सॉलिड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी पॉलीमर होते हैं, जितने भी पॉलीमर हैं वो सब एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी पॉलीमर हैं, पॉलीमर जो होंगे वो सब एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल होंगे। अब देखिए पॉलीमर्स क्या है, एक पूरा चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर, तो वहाँ पर उसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर क्या है, देखो पॉलीमर्स को पहचानने के लिए एक तो पॉली वर्ड यहाँ पर आया हुआ है। देखो जहाँ जहाँ पॉली है आया है वहाँ पर वो सब क्या हैं? पॉलीमर हैं। तो पॉलीयूरेथीन जो है वो क्या है? एमोर्फस सॉलिड है। एमोर्फस को मैं ए से लिखे देता हूँ बस। पॉलीमर क्या है? एमोर्फस सॉलिड। और देखिए यहाँ पर टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो है वो क्या है? ये भी एक पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर है तो ये क्या होगा? एमोर्फस सॉलिड होगा। ये भी एमोर्फस। सेलोफेन, सेलोफेन क्या है? ये भी, ये सेल्यूलोज से बनता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या है? पॉलीमर है। तो सेलोफेन ये भी क्या होगा? एमोर्फस सॉलिड होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको पीवीसी, ये प्लास्टिक जो है, तो ये क्या है? ये भी एमोर्फस सॉलिड है क्योंकि ये भी एक पॉलीमर है। इसके अलावा देखो यहाँ पर फाइबर ग्लास, ये क्या होता है? ये भी एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो ये क्या है? एमोर्फस सॉलिड। अब देखिए बचा क्या क्या, जो बचा है उसको देखते हैं। नेफ्थेलीन एक कंपाउंड है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कंपाउंड्स में जो है जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है वो फिक्स होता है। तो ये जो है नेफ्थेलीन क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेंजोइक एसिड ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पोटेशियम नाइट्रेट ये क्या है? ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्या बचा? और यहाँ से इधर कॉपर, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है। नेफ्थेलीन जो है इसका फॉर्मूला होता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन की रिंग पर यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है तो ये बेंजोइक एसिड है। ये क्या है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला KNO3। तो ये है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड यहाँ पर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए अपनी कॉपी में। सुपर कोल्ड लिक्विड, गिलास जो है उसको सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? देखिए लिक्विड के जैसे ही गिलास में भी फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। ये बात अलग है कि वो टेंडेंसी बहुत कम होती है, लेकिन होती है। इसीलिए जो जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो कांच होते हैं, उनकी जो विंडोज़ होती हैं, उनको अगर देखा जाए तो क्या है, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होते रहते हैं। धीरे धीरे वो फ्लो होते रहते हैं तो उनकी थिकनेस जो है वो ऊपर की अपेक्षा नीचे जो है वो मोटी हो जाती है, वो थिकनेस उनकी बढ़ जाती है। ऊपर क्या है वो पतले हो जाते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। सिमिलर टू लिक्विड ग्लास has tendency, glass has the tendency to flow through
इट इज़ वेरी लो। हालांकि ये क्या है, बहुत लो होती है। सो ग्लास इज कंसीडर्ड ए सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड, गिलास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। एमॉर्फस सॉलिड को जब पढ़ाया था तो एमॉर्फस सॉलिड को क्या है, सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, क्योंकि गिलास के अंदर जो फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है जैसे कि लिक्विड में पाई जाती है, इसलिए गिलास को हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions. Comment of the nature of the solid. Would it show cleavage property? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मतलब हमें एक सॉलिड दिया हुआ है, एक एग्जांपल पता नहीं वो क्या है, हमें दे रखा है सॉलिड। एक सॉलिड है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है सभी डायरेक्शंस में सेम है, तो उसकी नेचर क्या होगी, उस सॉलिड की नेचर क्या होगी, क्या ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा? तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्टिविटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल कंडक्टिविटी ऐसी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में भी सेम होती हैं, इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड हमें दिया हुआ है वो कैसा है, आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक नेचर का है। और आइसोट्रॉपिक नेचर के कौन होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर इसकी जो नेचर है वो क्या होगी, एमॉर्फस सॉलिड, साथ में वो आइसोट्रॉपिक भी होगा। अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को एक शार्प नाइफ से 2 पीसीज में कट करें तो वहाँ पर जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, इर्रेगुलर होगा, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड की ये नेचर होती है कि एमॉर्फस सॉलिड की ज्योमेट्री जो है वो फिक्स नहीं होती, डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, इसलिए उसको हम जब पार्ट्स में कट करेंगे तो क्या होगा, उसका इर्रेगुलर क्लीवेज हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड हैज़ same physical properties, same physical properties in different directions. So the given solid is isotropic and also amorphous solid in nature। एमॉर्फस सॉलिड को जब भी हम एक शार्प नाइफ से कट करते हैं 2 पीसीज में तो उसका इर्रेगुलर क्लीवेज मिलता है। सो it will show irregular cleavage। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। 1.5 तक हम आ गए हैं, इसके आगे बढ़ते हैं उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ऑपरेटिंग इन देम। पोटेशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। ये कुछ सब्सटेंसेज हमें दिए हुए हैं, हमें इनको क्लासीफाई करके लिखना है कि ये कौन कौन सा किस किस टाइप के क्रिस्टल हैं।
तो यहाँ पर हमें देखो सबसे पहले दे रखा है पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए जब हमने पढ़ाया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया था। पहला था आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। तो यहाँ पर हमें इनको सबको क्लासिफाई करके लिखना है। सबसे पहले है पोटेशियम सल्फेट। देखिए पोटेशियम सल्फेट जो है वो किस टाइप का सॉलिड होगा, वो आयोनिक सॉलिड होगा। आयोनिक सॉलिड, यहाँ पर देखिए मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, आयोनिक सॉलिड है ये। क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन, मतलब यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, आयंस है, इसलिए ये आयोनिक सॉलिड होगा। टिन एसएन क्या होता है, मेटल होती है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, मेटेलिक सॉलिड होगा। मेटेलिक सॉलिड। बेंजीन, बेंजीन क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यूरिया, यूरिया किस टाइप का सॉलिड है, यूरिया है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या है, पोलैरिटी आ जाती है। अमोनिया क्या है, देखो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो वो हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है, तो कैसा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट है वाटर। वाटर में भी क्या होता है, H2O, मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है वो क्या, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, ये भी क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड। देखो जिंक सल्फाइड ये क्या है, ये आयोनिक सॉलिड होगा। आयोनिक सॉलिड, यहाँ पर Zn और ये S, इस पर डबल पॉजिटिव और इस पर डबल नेगेटिव, तो ये क्या है, आयोनिक सॉलिड है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पर आयन है। ग्रेफाइट जो है वो कोवेलेंट सॉलिड होता है। कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड भी इसको कहते हैं। उसके बाद रुबिडियम। रुबिडियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप का ये एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, अल्कलाई मेटल्स हैं, मतलब मेटल है ये, तो ये क्या होगा, मेटेलिक सॉलिड होगा। मेटेलिक सॉलिड। उसके बाद आर्गन। आर्गन क्या है, नॉन पोलर, ये हमने लिखवाया था एग्जाम्पल में, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं वो क्या है, मोनोएटॉमिक जो होंगे वो कैसे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएंगे। सिलिकॉन कार्बाइड, ये क्या है, कोवेलेंट। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है ये कोवेलेंट सॉलिड होता है, या इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। एक हमें कोई एक सॉलिड दे रखा है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, वो एक वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। मतलब ये कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती। इंसुलेटर का मतलब ये सॉलिड स्टेट में, ना ही तो सॉलिड स्टेट में हो सकती है और ना ही मोल्टन स्टेट में हो सकती है। एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, मतलब कि इसका जो टेम्परेचर, जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब ये बहुत हाई टेम्परेचर में जाके मेल्ट होता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, ये किस टाइप का सॉलिड है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं कौन से टाइप के सॉलिड की होती हैं। हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कौन होता है, जो कि कोवेलेंट सॉलिड है।
कोवेलेंट सॉलिड के क्या मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो मतलब जो हमें दिया हुआ सॉलिड है वो क्या है, गिवन सॉलिड इज कोवेलेंट सॉलिड। मतलब में जो दिया हुआ सॉलिड है वो क्या है, कोवेलेंट सॉलिड होगा। ठीक है, तो ये थे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1.1 से लेकर 1.7 तक आज हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।